हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गतिविधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मोशन का रिवीजन करने वाले हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी तथा एक्सीलरेशन। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास में। कल हमने सारा मोशन देख लिया था, मोशन क्या होता है, कैसे होता है, और आज हम उसके आगे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और दूरी किसे कहते हैं तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल मार्ग की लंबाई ही दूरी कहलाता है। और दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और इसका विमा एल होता है। हमने कहा था कि किसी भी टॉपिक का जब ऐसा यूनिट पढ़ेंगे उसी के साथ विमा पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं दूरी का विमा क्या होता है, एल होता है। इससे ही मिलता जुलता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। विस्थापन क्या होता है तो किसी वस्तु द्वारा की नियत समय में तय की गई दूरी की लंबाई ही होती है, लेकिन ये सबसे छोटी दूरी होती है। जैसे कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और फिर ऐसे 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 जा रहा है, तो ये दूरी हुआ। और इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो हम समझ गए दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो अब विस्थापन की 3 स्थितियाँ होती है, उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले होता है दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सीधी रेखा में हो, तो ये दोनों बराबर हो सकती है। अब दूसरा स्थिति तब आता है जब कोई आदमी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग पर चल रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही, तो इसका दूरी तो ज़्यादा होगा लेकिन विस्थापन कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। अब यहाँ तीसरा स्थिति ये आता है कि विस्थापन भी कभी दूरी से बड़ा हो सकता है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विस्थापन तो सबसे छोटा मार्ग है लेकिन दूरी बड़ा है। इसलिए आइए विस्थापन से संबंधित और भी कुछ लाइन है। जैसे विस्थापन शून्य भी हो सकता है। कब शून्य होगा? तो कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करे और फिर वापस उसी बिंदु पे आ जाए, तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है 10 किलोमीटर का दूरी तय करके, फिर वापस अपने घर आ जाता है, तो इसका विस्थापन शून्य होगा। इसका मतलब है जब कोई वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ करे पुनः उसी बिंदु पे आ जाए तो विस्थापन शून्य होता है। तो हमने देखा कि दूरी केवल परिमाण बताता है, लेकिन विस्थापन जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है। इसलिए विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि है। हमने दूरी और विस्थापन पढ़ लिया। अब आइए इन दोनों में अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। दूरी किसे कहते हैं? तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। वहीं विस्थापन क्या होता है? हमने बताया ना, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकता, अर्थात दूरी सदैव धनात्मक होता है। हमने अभी देखा कि विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कैसे? तो यदि कोई वस्तु कहीं से चलना प्रारंभ करे, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब विस्थापन इसका धनात्मक होगा। वहीं यह वस्तु पुनः जिस बिंदु पे से स्टार्ट किया था चलना, वहाँ से इधर चला जाता है, तो इसे ऋणात्मक बोलेंगे। और वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करे पुनः इसी बिंदु पे आ जाए तो विस्थापन शून्य होगा। तीसरा अंतर यह है कि दूरी जो है पथ की आकृति पर निर्भर करता है।
इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करे, ऐसे 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 जाए और यहाँ आ जाए, तो इसका दूरी जहाँ तक गया है पूरा काउंट होगा। जबकि विस्थापन क्या है कि किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करे, ऐसे 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 जाए, फिर भी न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाएगा। इसलिए यह विस्थापन जो है यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो हम समझ गए हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमें स्पीड के बारे में पढ़ना है। स्पीड चाल होता क्या है? इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब कोई वस्तु द्वारा गति किया जाता है तो कुछ दूरी तय किया जाता है उसके द्वारा, वस्तु के द्वारा। तो वस्तु तेज है या मंद है इसका पता कैसे चलेगा? स्पीड से पता चलता है। तो स्पीड क्या होता है? वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि गति तेज हो रही है या मंद हो रही है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। इसमें हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए यह अदिश भौतिक राशि है। इसका ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका बीमा LT⁻⁻1 होता है। हमें यहाँ दो बातों का ध्यान रखना होता है। यदि किसी गाड़ी में लगे ओडोमीटर होते हैं तो वो हमें किस चीज़ का जानकारी देते हैं? ओडोमीटर जो है दूरी का मापन करता है, इसलिए ओडोमीटर हमें दूरी के बारे में बताता है। वहीं गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर क्या बताता है? तो गाड़ी का स्पीड बताता है। अब स्पीड भी स्पीड के प्रकार को देख लेते हैं। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है? तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा निश्चित समय अंतराल में समान चाल से तय की गई दूरी को ही एक समान चाल कहा जाता है। वहीं किसी ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय अंतराल में असमान चाल से यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु पहले सेकंड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड और चौथे सेकंड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले तो उसे एक समान चाल कहेंगे। यहीं किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पहले सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड और चौथे सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड ऐसे चले तो इसे असमान चाल कहेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए एक यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। तो आइए अब वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है गतिमान वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझे कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गतिमान है। मान लीजिए ये निश्चित दिशा में गतिमान है, ठीक है। तो ये कितनी तेज या मंद चल रही है, तो इससे हमें वेग का पता चलता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है, क्योंकि इससे हमें डायरेक्शन का भी ज्ञान हो रहा है। तो हमें वेलोसिटी जो है तीन चीज़ की जानकारी देती है। कोई वस्तु गतिमान है, कितना गति तेज है या उस वस्तु का कितना गति धीमा है ये बताता है। और वेलोसिटी जो है हमें डायरेक्शन का भी जानकारी देता है कि वो वस्तु जो गतिमान है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी को देखा। अब आइए इन दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा से ही हमें अंतर पता चल जाएगा। चाल के बारे में हमें पता है कि गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अभी हमने चाल के बारे में पढ़ा था, कोई वस्तु प्रति सेकंड कितना स्पीड से चल रहा है इसका चाल है। और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो चाल और वेग में बस इतना अंतर है कि ये किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होगा गाड़ी तो प्रति सेकंड कितना चल रहा है ये चाल में पता चलेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो ये
वेग में पता चलेगा, वेलोसिटी में पता चलेगा। क्योंकि ये हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं देता है चाल, इसलिए यह अदिश राशि है। और वेग जो है हमें डायरेक्शन का ज्ञान देता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। तीसरा है किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। जैसे हमको लगता है ये आप समझ ही रहे होंगे। और वेग में है तीसरा क्या है कि वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है। सेम चीज़ दूरी और विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। औसत चाल नियत रहती है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय हमेशा कांस्टेंट होगी। वहीं औसत वेग नियत नहीं होता, यह शून्य भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था वेग पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, वैसे ही औसत वेग भी शून्य हो सकता है, ठीक है। अब पांचवा लाइन है चाल में कि चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, वहीं वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। अब आइए हमने वेग पढ़ ही लिया है, तो अब हम एक्सीलरेशन को देख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब हर सेकेंड किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आ रहा है तो उसे त्वरण कहते हैं। वहीं जो हर सेकेंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसे त्वरण कहेंगे। और अगर किसी वस्तु के वेग में निगेटिव त्वरण हो रहा है तो उसे मंदन कहा जाता है, ठीक है। तो हम समझ गए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वहीं वेग में परिवर्तन अगर निगेटिव हो रहा है तो उसे मंदन कहा जाता है। अब दूसरा है त्वरित। त्वरित क्या होता है, तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसे त्वरित त्वरित कहते हैं। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। और त्वरण निकालते कैसे हैं, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से और त्वरण को a से। इसलिए a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। और त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं त्वरण क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण के 3 फार्मूला होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि त्वरण का जो है फॉर्मूला हमें कब पता चलता है, जब वस्तु जो है सीधी रेखा में एक समान गति से चले या एक समान त्वरण से चलता है तो हमें त्वरण से रिलेटेड फार्मूला पता चलता है। तो v बराबर, पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर यू टी प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये हमें वेग और समय का संबंध बताता है। और दूसरा फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमें समय और वस्तु का पोजीशन क्या है उसके बारे में संबंध बताता है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेग की स्थिति के संबंध में हमें जानकारी देता है। यहाँ u का मतलब है प्रारंभिक वेग, वहीं v का मतलब है अंतिम वेग, हमने पीछे देखा ही है। a बराबर एक्सीलरेशन, a को एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहा जाता है, t फॉर टाइम, और s से दूरी को डिनोट किया गया है। तो जैसे हमने देखा था सेकेंड फार्मूला में s क्या है, s मतलब दूरी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे ही मिलता जुलता है, ये ग्रेविटेशन वाला है समीकरण। तो हमने पीछे देखा था v बराबर यू प्लस ए टी, वैसे ही यहाँ पे ए की जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण g लग जाता है ना। और कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, मतलब दूरी से s को डिनोट कर रहे थे, वही s की जगह पे यहाँ हाइट हो जाएगा, h से डिनोट करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ a की जगह पे जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ भी a की जगह पे g लगाएंगे। तो ये हम आगे भी देखने वाले हैं वैसे, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो g का मान निगेटिव होता है, और यदि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो g पॉजिटिव होता है। तो हमने समझ लिया कि त्वरण क्या होता है।
आइए अब इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले कि यूनिफॉर्म स्पीड अभी हमने पढ़ा है ना, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सेम टू सेम वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। जैसे यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट प्रति सेकंड हर सेकंड वस्तु की स्थिति, जैसे पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, चौथे में भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है। तो ये एक समान वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे में 20, तीसरे में 10, फिर चौथे में 20, तो इसे असमान वेलोसिटी कहेंगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। तो हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ लिए हैं। अब आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ से, वैसे ग्राफ समझना तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमेशा टाइम को डिनोट करता है और वाई चाहे दूरी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा या स्पीड हो जाएगा, कुछ भी वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूरी और समय का ग्राफ देखते हैं। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा हो 45 डिग्री वाला हो तो इसका मतलब है, और ये दूरी और समय का ग्राफ हो तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की स्थिति जो है, वस्तु एक समान स्पीड से चल रहा है। जैसे अभी पीछे देखा, जैसे वस्तु पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे, तीसरे, चौथे में भी 10 मीटर प्रति सेकंड की ही चाल से चल रहा है, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा। और समय तो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। ये कर्व अगर ऐसा बन रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु का स्पीड घट रहा है। जैसे यहाँ मान लीजिए 10 मीटर का दूरी है, ये 20, 30, तो ये इसका घट रहा है ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और यदि दूरी बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अगर असमान चाल हो, तो ये लाइन है, असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग वक्र बनाता है। ये भी असमान वाला है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसका चाल, जैसे कोई वस्तु है, ये एक सेकंड में भी यही है, दूसरे सेकंड में भी यही है, तीसरे में, चौथे में भी यही है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये वस्तु विरामावस्था में है। अब ऐसे ही वेग, समय का ग्राफ देख लेते हैं। हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को रखा जाता है। तो जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल और दूरी और समय में विरामावस्था में ऐसे पैरेलल बनता है ग्राफ, ठीक है, चाल वाले में। लेकिन यहाँ वेग, यदि एक समान वेग से कोई वस्तु गतिमान हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और एक समान त्वरण, यानी वेग उसका बढ़ते जा रहा है, मतलब त्वरण, एक समान त्वरण हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब कोई वस्तु गति में असमान त्वरण होता है तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता है, ये वही है। और असमान त्वरण वाला जिगजैग बनता है, ठीक है। और अब आइए, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्र, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो सारा हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। धन्यवाद।